हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसमें 70 नंबर पक्का करेंगे। टारगेट 90 प्लस है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ आप लोग देख सकते हो। एंड हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी समझेंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना है। लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, या हुआ है वह देश है, या आपको बताना है कि जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ वह है। का आपका है जर्मनी, खा है आपका इटली, गा है आपका फ्रांस, एंड घा है इंग्लैंड। तो अब आप लोग बताओ कि जो आपका राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ है। तो आज मैं आपको बताता हूं, वो है फ्रांस। मैं आपको पहले बता देता हूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है VIMP है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस करना चाहता हूं। केवल आपको रिक्वेस्ट करना है, मैं वीडियो लास्ट तक देखूंगा और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग फोकस करो कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, या कब आरंभ किया। कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो वो कब प्रारंभ किए, का है 1919 ईस्वी में, गा है 1922 ईस्वी में, एंड गा है 1920 ईस्वी में, एंड घा है 1923 ईस्वी में। तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था या किस ईस्वी में हुआ था, तो वो है 1920 ईस्वी में। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, अगला यहां देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय जो है वो कहां पर स्थित है। का है वाशिंगटन, खा है आपका न्यूयॉर्क, एंड गा है जिनेवा, एंड घा है ऑस्ट्रिया। तो अब आप लोग बताओ कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है। तो अगर आपको नहीं पता है तो इस 4 ऑप्शन में जो आपका न्यूयॉर्क है वो बिल्कुल सही होगा, कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग फोकस करो, हर एक क्वेश्चन को समझना है, हो सके तो नोट भी कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य साधन नहीं है। इसमें आपके 4 ऑप्शन है और इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नवीकरणीय योग्य साधन नहीं है। का है आपका पवन ऊर्जा, खा है आपका जल, एंड गा है जीवाश्म ईंधन, एवं घा है वन। तो यहाँ जो 3 है वो तो नवीकरणीय योग्य साधन है, वो है आपका ये जो आपका पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा एंड वन, ये आपका नवीकरणीय योग्य है। लेकिन ये जो है आपका ये नवीकरणीय योग्य नहीं है, जो आपका जीवाश्म ईंधन है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। का आपका चेन्नई, खा है मशीनराम, एंड गा है न्यूयॉर्क, एंड घा है आपका व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको सही आंसर बताया जाए तो वो आपका सही आंसर होगा मशीन राम। तो यहाँ से इस पेज में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या समझने वाले हैं वो देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है, देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। यहाँ आपका का है बागवानी, खा है रोपण कृषि, गा है आपका गहन खेती या गहन कृषि, एंड घा है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ इसमें से आपका कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ जो आपका रोपण कृषि है, अभी मैं आगे आपको 2 विशेषताएं इनकी बताने वाला हूँ, वहां से आप समझ जाओगे। क्योंकि जो रोपण कृषि होती हैं उनके लिए काफी ज्यादा लंबा चौड़ा खेत भी चाहिए, काफी ज्यादा श्रमिक भी चाहिए, और काफी ज्यादा हमें पूंजी भी लगाना पड़ता है। ठीक है, उन्हीं को हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस है और इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा परिवहन जो है भारत में प्रमुख साधन है।
तो यहाँ आपके पास का ऑप्शन है पाइपलाइन, खा है आपका वायु परिवहन, गा है आपका सड़क परिवहन एंड घा है रेल परिवहन। तो अब आप लोग बता सकते हो कि भारत में सबसे ज्यादा आपका प्रमुख साधन कौन सा है? वो है सड़क परिवहन। अगर आप कोई भी काम करते हो तो सड़क परिवहन के द्वारा ही करते हो। कोई भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हो तो वो भी सड़क परिवहन के द्वारा ही। ठीक है, वायु परिवहन के द्वारा बहुत कम ही लोग ले जाते हैं, लेकिन प्रमुख जो साधन है वो है सड़क परिवहन, ये याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है यहाँ कि भारत में जो आपका पंचायती राज्य की स्थापना हुई, जो पंचायती राज है उसकी स्थापना कब हुई थी भारत में? आपके पास ऑप्शन भी आ चुके हैं। का है आपका 1980 ईस्वी में, खा है 1992 ईस्वी में एंड गा है 1990 ईस्वी में एंड घा है 2004 ईस्वी में। तो अब आप लोग बताओ। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है 1992 ईस्वी में। ओके, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? यहाँ औसत आय का एक और नाम होता है जो कि अभी मैं आपको आगे इसी में बताऊंगा। जो आपके 4 ऑप्शन है इसी में से एक है। का है कुल आय, खा है प्रति व्यक्ति आय, गा है राष्ट्रीय आय एंड घा है ये सभी। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी भी पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन आपका जो औसत आय है इसी को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, या जो प्रति व्यक्ति आय है इसी को औसत आय भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। उत्पादन का जो मेन साधन है वो मैं आपको बता देता हूँ। का है पूंजी, खा है आपका लाभ एंड गा है आपका सेवाएं एंड घा है कर। जो उत्पादन का मेन साधन है वो है पूंजी। पूंजी के द्वारा ही उत्पादन होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक। आई होप कि आप लोगों ने नोट जरूर किया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। यहां देखो कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन आ चुका है। का है न्यूयॉर्क, ठीक है, का है न्यूयॉर्क, खा है वाशिंगटन, गा है जिनेवा एंड घा है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है जिनेवा में। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है वो जिनेवा में हुई है। ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है और सबसे लास्ट जो आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव का लास्ट है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। और सामाजिक विज्ञान का सबसे लास्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है। का है 1982 ईस्वी, खा है 1984 ईस्वी एंड गा है 1985, घा है 1986। तो आप याद रखना 1986 ईस्वी में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, ये है हमारा 12 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई दिक्कत हो कोई कंफ्यूजन हो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में और मैं उस पर जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और यहाँ से अब हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखो मैं आपको पहला प्रश्न बता रहा हूँ, सभी का अच्छे से मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोगों को केवल नोट करना है। एक सुंदर सा नोट्स बनाना है, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं उतना पढ़ो, फिर और वीडियोज आप लोगों के लिए लाए जाएंगे सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे। ठीक है, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन सारे आपको रट कर याद करके ही जाना है। सामाजिक विज्ञान आपको रटना पड़ेगा, इसमें ऐसा है नहीं कि एक फार्मूला लगा दो पूरा क्वेश्चन लग जाएगा, नहीं, इसको आपको याद करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आपका पहला प्रश्न क्या है कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। यहाँ एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार थे जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई है और उनका नाम है, यहाँ मैंने उत्तर भी लिख दिया है, फ्रेडरिक सारियू ने। और ईस्वी बताया जाए तो 1848 ईस्वी में। कौन बनाया था? फ्रेडरिक सारियू ने। ठीक है, और ईस्वी कब है? 1848 ईस्वी में। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कि रॉलेट एक्ट क्या था।
आप लोगों ने बहुत बार रॉलेट एक्ट सुना है, मैंने पढ़ाया भी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको कई बार पढ़ाया है रॉलेट एक्ट। लेकिन आप लोग समझ लो कि रॉलेट एक्ट एक कानून था जो अंग्रेजों ने लगाया था भारत के लोगों पर, ठीक है, कि भारत वाले को वो चाहे गुनाह करे या ना करे, अगर शंका है तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लाइकेज मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी। रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था, कानून मतलब एक सिस्टम कि हाँ जैसे आपके कई सारे केसेस होते हैं, ठीक है, वैसे ही एक कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, अब क्या होता है कि मुकदमा चलाया जाता है, अगर मुकदमे को जीता गया तो फिर आपको कुछ नहीं होगा, अगर आप मुकदमा हार गए तो जिस चीज पर हारे हो ना तो फिर आपको उसका दंड भी मिलेगा। और तब के जो रॉलेट एक्ट कानून था उसमें कोई भी मुकदमा नहीं चलता था बिना किसी मुकदमे के, ठीक है, और बिना शंका के आधार पर, जो आपका मतलब, ठीक है, आपका भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। केवल शंका के आधार पर भारत के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था और 1, 2, 10, 15 दिन नहीं बल्कि 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। यहां आपको समझना है कि रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था, एक कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। यहां से आपको पता चला रॉलेट एक्ट का कानून के बारे में। सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। जो रोपण कृषि होती है उनकी आपको 2 विशेषताएं बताना है। अब रोपण कृषि आपके, देखो मैं आपको बता दूं, आप लोग याद रखना रोपण कृषि की 2 विशेषताएं, और आपका वन मृदा पर भी विशेषता पूछी जाती है, ठीक है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि रोपण कृषि की 2 विशेषताएं बताइए। पहला, यहां मैं थोड़ा सा, विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यहां आप लिख लेना क्योंकि बताइए तो ये क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित है, मैंने क्या लिखा है, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। अब एक एक को समझेंगे। पहला विशेषता क्या कह रहा है कि रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। व्यापक क्षेत्र मतलब बहुत बड़ा चौड़ा लंबा आपका खेत हो, व्यापक क्षेत्र हो, छोटा सा खेत ना हो, बड़ा खेत हो, वहां व्यापक क्षेत्र होता है। दूसरा, इस कृषि में अधिक पूंजी, अगर आपका इतना छोटा सा खेत है तो भाई उसमें कम पूंजी लगेगा, लेकिन अगर आप इतना बड़ा सा खेत लोगे, अगर इसमें गेहूं बोना है तो गेहूं, इसमें ज़्यादा गेहूं लगेगा, पूंजी ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा श्रमिक होंगे, इसमें ज़्यादा श्रमिक की आवश्यकता होगी, ठीक है, इसको बोने के लिए, इसे काटने के लिए, और इसमें 1-2 श्रमिक, तो इसीलिए इसमें कहा गया ज़्यादा पूंजी की, ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनका खेत क्या है, व्यापक है, बड़ा है खेत, इसीलिए ज्यादा पूंजी और ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। किसमें? रोपण कृषि में। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि जो आपका लोकतंत्र की व्यवस्था क्या है, जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वो क्या है। उत्तर आप लोग समझो, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग हों, मतलब जिसके केंद्र में लोग हों, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई सरकार, लोगों के द्वारा, जो जनता है उनके द्वारा बनाई सरकार, जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी और लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी। ये है आपका, जैसे जनता जो कहे वही काम करेगी और जनता की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करेगी, और जनता के जब तक इच्छा रहेगा तब तक वो रहेंगे। लोकतंत्र की व्यवस्था यही होता है। तो ये है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 4। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको भी समझते चलो, ध्यान से समझो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो श्रमिक होते हैं उनकी 3 समस्याओं का उल्लेख करो अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में, ठीक है। तो मैं आपको तीनों बता देता हूं। नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लिख लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, थोड़ा अलग टाइप के, वही बच्चे डिसमिस हो जाते हैं, पढ़ते नहीं है, वो केवल वही क्वेश्चन देखते हैं जो 15 बार 20 बार आ चुका है। नहीं, आपको वो भी क्वेश्चन लेना है जो 1-2 बार आया है बोर्ड एग्जाम में। हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दोबारा आ जाए,
देखो लिखा हुआ है श्रमिकों की कम वेतन मिलता है। जो श्रमिक होते हैं इनकी पहली समस्या है कि उनको कम वेतन मिलता है और प्रायः या नियमित नहीं होता। नियमित नहीं होता कि आपको 10,000 मिल रहा है तो 10,000 मिलेगा, 15,000 मिल रहे हैं 15,000 मिलेगा, नहीं। उनका वेतन जो है नियमित नहीं है और वेतन भी कम मिलता है और वेतन भी नियमित नहीं है। तो ये है एक बड़ी समस्या जो श्रमिक के लिए होता है। अगर हाँ उतने पे नियमित हो जाए तब तो अच्छी बात है। अब आपका भाई वेतन भी नियमित नहीं है और आप वेतन भी कम दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, श्रमिकों को रोजगार अनिश्चित होता है। जो श्रमिक का रोजगार होता है वो अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। आज रोजगार मिला, वो काम करने के लिए गए, दूसरे दिन नहीं मिला तो वो क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तीसरे दिन नहीं मिला, फिर चौथे दिन मिला, तो वो नियमित नहीं है। जैसे नौकरी होता है वो डेली जाना पड़ता है, आपको डेली पैसे मिलते हैं। लेकिन जो श्रमिक होते हैं उनका रोजगार नियमित नहीं होता है, डेली आपको नहीं मिलता है वहां से रोजगार, तो फिर आप क्या करोगे, तो आपको रोजगार नियमित नहीं होता है। तीसरा, श्रमिकों को सवेतन छुट्टी तथा बीमारी के कारण छुट्टी आदि नहीं मिलती है। अब जो बीमारी होते हैं, अगर श्रमिक को बीमारी है तो उनको छुट्टी नहीं दिया जाता है। हाँ, अगर आपको छुट्टी मिलेगा तो आपको वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन अब भाई खाने के लिए पैसे भी चाहिए, वेतन भी चाहिए। तो अगर आपको बीमारी है तो आप मतलब आपको छुट्टी नहीं दिया जाएगा। ये 3 बड़ी समस्याएं हैं जो भाई मैंने आपको बता दिया श्रमिकों का। अब हमारा लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। लघुत्तरीय प्रश्न में हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है। प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम लोग सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले आप ये लिख देना कि प्रथम जो आपका विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। निम्नलिखित प्रभाव का मतलब हो जाता है कि जो जो प्रभाव आपको पता है वो लिख डालो। अगर आप 4 बताओगे तो 4 ही लिखोगे, 5 बताओगे तो 5 ही लिखोगे। लेकिन अगर आपने निम्नलिखित लिख दिया तो चाहे आप 5 लिखो, चाहे 6 लिखो, चाहे 7 लिखो, जितना आपको आता है। तो पहला देखो, पहले में आपको बताना है इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीति स्थिति पैदा कर दी। एक नई राजनीति और आर्थिक स्थिति पैदा कर दी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो कि इस खर्चे की भरपाई, देखो इस युद्ध में बहुत सारे खर्चे भी लगे थे, ठीक है। तो इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। मतलब इस युद्ध के नाम पर भाई कर्जे भी लिए गए और जो कर लगते थे उनमें भी वृद्धि की गई, ज्यादा करे गए, ठीक है। और आपका तीसरा पॉइंट है कि 1913 से 1918 के बीच कीमतें 2 गुनी हो चुकी थी और जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। मतलब इतने इस भी 5 से 6 साल के बीच जो कीमत था, कोई भी वस्तु अगर 5 रुपए में था तो वो 10 रुपए में कर दिया गया, कोई 10 रुपए में था तो 20 रुपए में कर दिया गया। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, क्योंकि देश में रुपए ही नहीं थे, तो उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो कोई भी वस्तु है उसका कीमत 2 गुना कर दिया गया था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जाता था। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती, मतलब सिपाही बनने के लिए जबरन भर्ती किया जाता था, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। मतलब गुस्सा था, भाई सिपाही नहीं बनना चाहते हैं तो आप क्यों भर्ती कर रहे हो। तो ऐसे में गाँव के लोग भी गुस्से में थे, थोड़े लोग। तो यहाँ से आपका 4 पॉइंट हो चुका है। 5 नंबर पॉइंट आप लोग देखो, जो आपका 5वां नंबर पॉइंट है। अब उसी समय फ्लू की एक महामारी फैल गई। उसी समय एक फ्लू महामारी थी जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत सारे लोग मर गए थे इसी बीमारी के कारण। और 6वां पॉइंट है कि 1921 की जनगणना के मुताबिक जो दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। दुर्भिक्ष मतलब होता है जिसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, दरिद्र, ठीक है। मतलब भाई अब उस समय इतने ज़्यादा पैसे लग रहे थे खाने के लिए, क्योंकि 2 गुना 3 गुना बढ़ गया भाई जब दाम, तो फिर गरीब लोग कैसे खा पाएंगे, तो उन्हें कहते हैं दुर्भिक्ष। और महामारी दोनों को मिलाकर 120 से 130 लाख लोग मारे गए। अगला आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है कि भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताओं लिखना है। जो भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो भारतीय लोकतंत्र की नंबर 1 विशेषता पहले आप लिख लेना। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं।
नंबर फर्स्ट आप लिखना, सरकार का निर्माण निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जो जन के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है, राजनीति सत्ता की प्राप्ति के लिए एक से अधिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। जो राजनीति सत्ता होती है उसको प्राप्त करने के लिए एक से अधिक दलों में के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है, जिसे कहते हैं इलेक्शन। ठीक है, वो आपको पता होगा, आप लोग तो यार बहुत आगे निकल चुके हो। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ ले हो। क्वेश्चन नंबर 3, चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर समय समय पर लेते हैं। जो वयस्क मताधिकार, जो मतलब जिसकी उम्र है थोड़ी, उन्हीं के आधार पर हम लोग चुनाव समय समय पर लेते हैं। यहाँ से मैंने आज 2 लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके कंप्लीट करा दिए। ऐसे में और भी आपका कंप्लीट होगा, धीरे धीरे और भी क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। आप लोग जितना बताया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेना। फिर आप लोगों का और भी क्वेश्चन कंप्लीट होता रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। आप लोगों के पास समय है अभी, आप लोग केवल पढ़ो अच्छे से बस। अब यहाँ देखो, मैं आपको टॉप 5 आज दीर्घोत्तरीय प्रश्न बता दे रहा हूँ। वैसे मैंने एक बार 20 क्वेश्चन बताया था, अगर उसको आप याद कर लिए हो तो अच्छी बात है। अब ये टॉप 5 उसी में से है, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया हूँ कि ये टॉप 5 जरूर याद करके जाना। ठीक है, हो सकता है कि इसमें से आपको 1 या 2 देखने को मिल जाए। पहला है, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इटली का एकीकरण देखो लॉन्ग में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास में 2 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, कारण का वर्णन करो। जो मृदा अपरदन है उससे आप क्या समझते हो और उनको जो भी कारण है उनका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय कृषि की समस्याओं का उल्लेख करो। जो भारतीय कृषि के समक्ष जो भी समस्याएं हैं उनका आपको उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषता लिखिए। भारत में जो विदेशी व्यापार है उनकी 3 विशेषताएं। यहाँ मैंने आपको 5 बता दिया हूँ, 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। देखो आप ओनली मैं 1 हफ्ते का डोज बता रहा हूँ, 1 वीक का। ठीक है, 1 वीक का आपको 1 हफ्ते में 5 ये लॉन्ग तैयार कर लेना है। 5 आप खुद से लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करना। ठीक है, और ऐसे में अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आप लोगों को काफ़ी अच्छा रहेगा। ये 5 आप जरूर याद कर लेना, यही में से आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछे जाएंगे। तो यहाँ से मैंने आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिए, अतिलघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।